हेलो क्लास 12th न्यूक्लियर फिजिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले दो लेक्चर्स में न्यूक्लियर फिजिक्स के नोट्स इंक्लूडेड हैं और पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें दे रखा है। यहाँ पे एक बार फिर से मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि उन वीडियोस में बाय मिस्टेक यूरेनियम 235 को मैंने 238 लिखा भी है और बोला भी है। दैट वाज अ मिस्टेक। और इसलिए उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये चीज़ डाल दी है कि आप अपने नोट्स करेक्ट कर लें। जो यूरेनियम 235 है दैट इज़ फिजनेबल, और जो यूरेनियम 238 है वो फिजनेबल नहीं होता। आई मीन अभी तक के रिसर्चेज में उसका पता नहीं चला है। 235 का हमें फिजन पता चला है। तो इसलिए आप अपने नोट्स को, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग नोट्स बना लिए हैं तो उन्हें करेक्ट कर लीजिए। जहाँ मैंने यूरेनियम 235 लिखा 238 लिखा था उसे आप 235 कर लीजिए। वेल, सो हियर वी गो। स्टेट द रीज़न वाई हैवी वाटर इज जनरली यूज्ड एज मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। एक सिंपल सा रीज़न ये है, बिकॉज it slows down fast moving neutrons. That's it. फुल मार्क्स। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आता है, अगर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाई नॉट ऑर्डिनरी वाटर, तो उसका रीज़न ये है कि बेस्ट मॉडरेटर, ये एडिशनल में जोड़ रहा हूँ अगर पूछा जाए, अदरवाइज इतने से काम चल जाएगा। बेस्ट मॉडरेटर should have mass near about mass of neutron। नियर अबाउट मीन्स उसके कंपेरेबल हो, ऐसा ना हो उससे कई गुना ज़्यादा हो गया, पर उसके कंपेरेबल हो। उसके 10 टाइम्स हो सकता है, बट नियर अबाउट कि हम नेग्लेक्ट ना कर सकें न्यूट्रॉन का मास उसके कंपैरिजन में, तो इतना होना चाहिए। फॉर दैट वाटर इज बेस्ट चॉइस। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। वाटर बेस्ट चॉइस है, बट ऑर्डिनरी वाटर absorbs neutron, fast neutrons, whereas heavy water only slows the neutrons। लेकिन ये एडिशनल, देखिए ये बुक में नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है तो वो ये कहेंगे कि इट इज़ अ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, और फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपली जो जितना रिलेटिवली इक्विवेलेंट मास का होगा वो मॉडरेटर, तो उतना बेटर होगा उसका स्लो डाउन प्रोसेस। तो अगर जो ऑर्डिनरी वाटर है उसका जो हाइड्रोजन है वो बेस्ट है कोलिजन के लिए न्यूट्रॉन के साथ, लेकिन जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है न्यूट्रॉन को, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को। तो इसलिए जो हैवी हाइड्रोजन है या ड्यूटीरियम है वो केवल स्लो करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता। दैट इज़ वाई इट इज़ द बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट,
नेम द एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज टू कंट्रोल रिएक्शन रेट ऑफ न्यूट्रॉन्स। कंट्रोल रॉड पूछ रखी है असल में, तो कंट्रोल रॉड किस किस चीज से बनी होती हैं, किस किस मटेरियल की हो सकती हैं? कैडमियम और बोरॉन। स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। पहली चीज अट्रैक्टिव ओनली, दूसरी चीज चार्ज इंडिपेंडेंट, तीसरी चीज दो ही पूछी है पर लिख लेते हैं, सैचुरेशन, सैचुरेटेड फोर्स होते हैं। सैचुरेटेड मैंने पहले भी बताया, मैक्सिमम लिमिट होती है इनकी एक। वेरी शॉर्ट रेंज। ओके, रेडियाई रेशियो ऑफ टू, अच्छा और स्ट्रॉन्गेस्ट भी लिख देते हैं जब जगह है तो, और इतनी ही प्रॉपर्टीज हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट, जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग देम। रेडियाई रेशियो ऑफ टू न्यूक्लियाई 3:17 रेडियाई रेशियो। Find ratio between their mass number. So we know this relation R1 upon R2 is equal to A1 power 1 by 3 upon A2 power 1 by 3. So they are asking for mass number ratio. So we'll cube this equation. तो ये हो जाएगा A1 upon A2, this will be equal to R1 cube upon R2 क्यूब, और R1 अपॉन R2 ये दे रखा है 3/17 क्यूब। आप लोग क्यूब निकाल लेना, डू इट योर सेल्फ। मास नंबर रेशियो ऑफ न्यूक्लियाई इज 1:2। फाइंड रेशियो बिटवीन देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज। एंड रिमेंबर वन थिंग, कुछ नहीं, इससे भी देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यू कैन राइट ρ1 अपॉन ρ2 इक्वल टू 1:1 एज मास एज न्यूक्लियर डेंसिटी is constant for all the nuclei. Next, two nuclei have mass number ratio 1:81. Find ratio between their nuclear radii. So R1 upon R2 is equal to A1 upon A2 power 1 by 3. ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। So they have given mass number ratio 1/81. So here it is power 1 by 3. इसका क्यूब रूट तो निकलता है नहीं, इतना भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैथ्स थोड़ी अच्छी है तो यू विल राइट दिस आंसर, सॉरी दिस आंसर, ट्राई कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ओह सॉरी, इसमें यहाँ पे क्यूब रूट का साइन लगेगा, इतना भी छोड़ सकते हो। हाउ इज न्यूक्लियर रेडियस रिलेटेड टू मास नंबर? तो ए पार्ट का आंसर होगा R is directly proportional to A to the power 1 by 3. Atomic number means Z, तो independent, R is independent of Z। जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं, आप वीडियो पॉज करके उसके आंसर खुद लिखने की कोशिश किया कीजिए, और मैं साथ साथ में आंसर बताता जा रहा हूं, तो उसे मैच कर लीजिए। मास ऑफ अ न्यूक्लियस in its ground state or is always less than the total mass of constituent. Explain. So we can say
the difference in the mass of constituents difference in the total mass of constituent taken individually is greater than mass of nucleus as a whole as the difference is converted into energy which holds the nucleus. That is binding energy. आप पूरा लिख लेना, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी स्क्वायर। आप सिंपली भी लिख सकते हैं कि it is because rest of the mass gets converted into binding energy which holds the nucleus and given by Einstein equation, and you can write this. Draw graph showing variation of potential energy. याद रखिए खाली पोटेंशियल वर्ड भी यूज हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी भी यूज हो जाता है। एक्चुअली पोटेंशियल से ही पोटेंशियल एनर्जी डिराइव होती है, तो इसलिए दोनों के लिए एक ही ग्राफ होगा एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। तो ये आर हो गया, ये वी अगर पोटेंशियल होगा और यू अगर पोटेंशियल एनर्जी है, तो ग्राफ का नेचर वही होगा। और इसमें केवल ड्रॉ करना है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। अगर एक्सप्लेनेशन देना होता तो यू कैन से कि इससे कम जो वैल्यू है उसमें दिस न्यूक्लियर फोर्स वैनिशेस और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा, और लंबी डिस्टेंसेस के लिए अगेन इट टेंड्स टू ज़ीरो, और एक स्मॉल रीजन के लिए, एक स्मॉल रेंज के लिए इट इज़ मैक्सिमम सैचुरेटेड। ओके, अ हैवी न्यूक्लियस एक्स ऑफ मास 240 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। याद रखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कंसेप्ट इस बार सिलेबस से हट चुका है। नाउ दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा थोड़ा क्लास 10th के इक्वेशन बैलेंस करने जैसा क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि जो एटॉमिक नंबर है वो सेम आ रहा है कि नहीं है। 5 है, यहाँ टोटल 5 है, इधर 2 है तो 3 बचा, यहाँ नीचे 3 लिख देंगे। ऊपर 11 है, 4 हट गया, 7 बचा। तो अगर आपको पता है कि 3 किसका एटॉमिक नंबर होता है तो आप वो लिख लीजिए, वरना एक्स लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई नो कि ये लिथियम का होता है तो मैं इसे लिख देता हूँ। अगर नहीं पता है वो तो कोई बात नहीं, आप एक्स लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट केमिस्ट्री, और कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, आपको ये याद होने चाहिए। नाउ सी दिस, जैसे यहाँ अब 43 किसका होता है आई डोंट नो, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 43 लिखेंगे और ये 96 लिखेंगे। यहाँ पे ब्लैंक, आई होप आई डिडंट मिस एनीथिंग, लेकिन शायद कुछ नहीं, एक ही कॉम्बिनेशन था, और मे बी आई हैव मेड अ मिस्टेक कि पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है। एनीवे अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं अपना अपकमिंग वीडियो में इसका करेक्टेड फॉर्म डाल दूंगा। अभी हमें क्या करना है कि
बैलेंस करना है। यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कौन सा बनेगा, तो मैं आई एम राइटिंग इट एक्स, और ये हो गया 96। नेक्स्ट, इफ बोथ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कंजर्व्ड, हाँ ऑफ कोर्स होता है। इन व्हाट वे इज मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और वाइस वर्सा। सो आंसर टू इट इज so number of proton and neutron is conserved. Okay, this we agree on it, but binding energy on both sides of reaction is different. And that is released so calculate the energy in fusion reaction 1H2 plus 1H, okay, this is the reaction बोलने की ज़रूरत नहीं है, where binding energy of 1H2 is 2.23 mega electron volt and 2He3 7.73 mega electron volt। तो सिंपल सा ही है ये। वेल ऐसे इक्वेशंस में जिसमें बाइंडिंग एनर्जी दे रखी हो, तो क्यू वैल्यू या एनर्जी रिलीज्ड निकालने के लिए इसे आप क्यू वैल्यू भी कह सकते हैं। वैसे तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला होता है मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट सी स्क्वायर, इसमें जो डिफरेंस आ गया। और अगर हम बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में देखें तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सो तभी उसी से ये एनर्जी निकलेगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जितना उसे बनने में एनर्जी लगी, ये उसके बारे में बता रहा है। सो हियर इट इज BEP प्रोडक्ट, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He3 मैं ऐसे लिख रहा हूँ माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और अब ये एक सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, अर्थमेटिक का, बल्कि इसे आप निकाल सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर निकाल लेंगे और इसमें कोई ट्रबल है नहीं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, एक्सप्लेन द एनर्जी रिलीज्ड इन बोथ प्रोसेस। तो न्यूक्लियर फिजन, इसे मैं बहुत शॉर्ट में लिखूँगा, और इधर न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फिजन, splitting of heavier nucleus into two or more lighter nuclei is called nuclear fission। और combining of two
lighter nuclei into a heavier nucleus is called nuclear fusion. जो न्यूक्लियर फिजन है उसमें per mole released energy per gram, एक्चुअली मोल नहीं, मोल में तो दोनों के बराबर ही क्वांटिटी हो जाएगी, पर ग्राम या पर मास रिलीज्ड एनर्जी इज लेसर देन इन फ्यूजन. और यहाँ पर ग्राम एनर्जी रिलीज्ड इज ग्रेटर, वही चीज़ लिखनी है, कोई ऐसी बात तो है नहीं, देन फिजन. और इसके अलावा हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि कैन बी कंट्रोल्ड. कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. All right, so explain the energy released in both the process. In both the process, न्यू, वैसे ये पूरी तरह से वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इस समय हट चुके हैं इसलिए हम उनका रेफरेंस नहीं दे सकते, इसलिए हम सिर्फ ये कहेंगे इन बोथ प्रोसेस न्यू न्यूक्लियस or nuclei formed and hence nucleus formation energy, binding energy is released. बस. और ये भी कह सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद E इक्वल टू mc स्क्वायर. सो व्हाट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन? हम जनरली कह सकते हैं कि द रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस टेक्स पार्ट. न्यूक्लियस टेक्स पार्ट. ओके, तो हम इसी को थोड़ा सा और अगर टेक्निकल वे में लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि द न्यूक्लियर प्रोसेस of strong interaction of two nuclei or a nucleus and elementary particles or spontaneous
splitting of nucleus is called nuclear reaction. दोनों डेफिनेशंस का ये तो एक वर्ड मीनिंग के जैसे हो गया, ये थोड़ा डीप मीनिंग के साथ उसका एक्सप्लेनेशन है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन दो न्यूक्लियस का या एक न्यूक्लियस के साथ किसी एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या और भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनका इंटरेक्शन, और या फिर एक न्यूक्लियस का स्प्लिट होना, उससे कुछ और निकलना, ये सारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है. व्हाट इज क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन? डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड or consumed is called Q value reaction, or it is given by mass of reactant minus mass of product multiplied by C square. Next, तो यहाँ तक ये सिंपल क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा unnecessarily complicated question है. A reactor is developing new energy. Okay, so 16th question, calculate approximate mass of uranium-235 must undergo fission to produce same energy as it produced by combustion of 10 to the power 5 kg of coal. Heat of combustion of coal is 8000 किलो कैलोरी. नए टर्म्स आ रहे हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी अनयूजुअल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये इतना टफ नहीं है. आप इसे पढ़ते पढ़ते काफ़ी चीज़ें समझ सकते हैं कि कोल को बर्न करने में 1 kg में इतनी एनर्जी जनरेट होगी और हमारे पास 10 to the power 5 kg ऑफ कोल है. तो चीज़ें बहुत ईजी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी. हमें शुरू करना पड़ेगा कि जो गिवन अमाउंट ऑफ कोल है वो कितनी हीट जनरेट, कितनी एनर्जी जनरेट करता है. तो लिखेंगे एनर्जी जनरेटेड बाय गिवन अमाउंट ऑफ कोल. तो इसे मैं EC लिखता हूँ कोल के लिए. तो दैट विल बी इक्वल टू, कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं लगाना, बहुत सिंपल सा फार्मूला लगेगा कि 1 kg के लिए इतना है तो इतने kg के लिए कितना होगा. तो 8000 इंटू 10 to the power 5 और किलो कैलोरी आंसर हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी किलो कैलोरी. और ये मल्टीप्लाई है, मुझे खुद वो कुछ और लग रहा था. एनीवे अब पहले किलो को चेंज कर देते हैं. सो इट विल बी 8000 इंटू 10 to the power 5 इंटू 10 to the power 3 कैलोरी, एंड 1 कैलोरी इतने के बराबर है. सो अगेन इट विल बी 8 इंटू 4.2 इंटू 10 to the power 11 जूल. पर यहाँ पे भी बात ख़त्म नहीं होती है, अभी इस जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो सी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल है और उसमें भी अर्थमेटिक यूज़ हो रही है. तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों होती है एनर्जी की यूनिट? तो असल में इलेक्ट्रॉन की जो यूनिट आएगी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, कूलम आएगी, और वोल्ट मतलब वोल्ट, और वोल्ट होता है जूल पर जूल वोल्ट. ये वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस वाला वोल्ट है, तो ये होता है वर्क अपॉन चार्ज. सो दैट इज हाउ वी राइट जूल इन टर्म्स ऑफ CV, कूलम इनटू वोल्ट. लेकिन उसमें भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, चार्ज कौन सा वाला कूलम यूज़ कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो ये वैल्यू होती है,
ये यूनिट के जैसे लिखी जाती है, पर ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की। तो खैर कंफ्यूज नहीं करता आपको, मैं पहले यहाँ MeV लिख रहा हूँ। और बहुत सिंपल सी बात है, मेगा यानी कि अपॉन में, यहाँ हमने मेगा मतलब 6 पावर यहाँ लगा दी हैं, तो इसके अपॉन में भी 6 पावर दे दो। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा दिया है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा दो। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 16 5 हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स गया, और 5 4.25 21 इंटू 10 की पावर देखनी पड़ेगी 11, ये ऊपर जाएगा 19, ये ऊपर जाएगा -6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड विच इज 21 इंटू 10 टू द पावर 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फिर वही जो सिंपल अर्थमेटिक यूज हो रही है कि एनर्जी, एक फिजन में इतनी एनर्जी निकल रही है, तो इतनी एनर्जी कितने फिजन्स में रिलीज होगी, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस सेम एनर्जी। तो ये हो जाएंगे, इसे डिवाइड कर देंगे हम। सिंपल सी बात तो है कि कुल मिला के इतनी एनर्जी, एक यूरेनियम से इतनी एनर्जी मिल रही है, तो इतनी सारी कितने से मिलेगी, तो डिवाइड करके निकल जाएगा। सो इट विल बी, 2 0 इससे कट जाएंगे, ये हो जाएगा 10.5 इंटू 10 टू द पावर 22। ओके, तो अब इसमें भी ये देखना पड़ेगा कि ये तो निकल गया कि कितने कितने एटम्स की ज़रूरत पड़ी, कितने न्यूक्लियाई की ज़रूरत पड़ी, और अब केजीज में निकालना पड़ेगा। तो एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट, वो मोल कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, आप लोगों का फेवरेट, मेरा तो नहीं है। तो मास ऑफ 6.02, जो वैल्यू दी रहेगी भाई वही रखनी पड़ेगी, इंटू 10 टू द पावर 23 यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई इज इक्वल टू, एक ग्राम्स में होता है, 235 ग्राम्स। आंसर भी हम ग्राम में ही छोड़ देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो तो शायद केजी में ऑप्शन हो तो ढूंढना पड़े। तो 1 के लिए 235 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 ग्राम, और फिर मास ऑफ 10.5 इंटू 10 टू द पावर 22 यूरेनियम is equal to 235 upon 6.02 into 10 to the power 23 into 10.5 into 10 to the power 22 ग्राम्स। तो एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करके देखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10 बचेगा, तो मैं काट नहीं रहा हूँ, ठीक नहीं लगता दिखने में, ये 10 बचेगा। उस 10 की वजह से एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, ये 23 हो जाएगा। तो 6 4 23, तो यानी कि 4 आया, और 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 42 ग्राम्स। अपने आप को बचाने के, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करी है, हम इसे केजी में चेंज कर लेंगे। ये शो मत करना, लिखना मत, ये तुम डायरेक्ट आंसर लिखना। 0.042 केजी हो जाएगा, और इसे हम और भी अच्छे फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.04। हाँ, राउंड ऑफ कर लेते हैं एक प्लेस तक। वैसे तो ये देखना पड़ता है कि कितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग, पर यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर छूट सकता है इसका आंसर। सो दैट्स ऑल। इन क्वेश्चंस में आपको जो ऑर्डिनरी अर्थमेटिक के मेथड्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। रिएक्टर इज डेवलपिंग न्यूक्लियर एनर्जी एट अ रेट इतना, तो इसका मतलब ये है इन
1 second एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर, इतना कौन लिख रहा है, इक्वल टू 3 और किलो वॉट है तो इसे भी चेंज कर देते हैं 10⁻³ वॉट। सॉरी वॉट नहीं लिखने हैं क्योंकि मैं एनर्जी लिख रहा हूं तो मैं जूल लिखूंगा इसे, तो ये मैंने जूल लिख दिया। और जूल को कन्वर्ट कर देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इन्होंने कह भी रखा है, इस तरीके से वैल्यू दे रखी है उन्होंने कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बराबर होगा, यानी कि 1 जूल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अपॉन में इसे रख के आएगा। इसका मतलब ये है कि 3 2 0 0 6 0 कर देते हैं और इसके अपॉन में इसे रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻13। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली जूल की जगह आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख दो और मेगा मतलब 10⁻6 से नीचे डिवाइड कर दो और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से नीचे डिवाइड कर दो, बात वही बनेगी। देखिए 1.6 10⁻⁻19 प्लस 6 -13 बचेगी, ये रही। तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 इंटू 13 पावर ऊपर जाएंगी 14 15 16 17 18 19 10⁻19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारा का सारा प्रॉब्लम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था। तो अब हमें ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई रिक्वायर्ड, कितनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है 20 इंटू 10⁻19 अपॉन, और एक से जितनी रिलीज होती है 200, तो इतने एक से इतनी हुई तो इतनी कितने से होगी। सिंपल सी मैथमेटिक्स है। दो एक जीरो एक खत्म करते हैं, एक से एक पावर खत्म करते हैं, तो ये 1 इंटू 10⁻18 यूरेनियम के न्यूक्लियस हो जाएंगे। ओके, तो द क्वेश्चन इज हाउ मैनी kg वुड बी यूज्ड अप इन 100 आवर्स। तो इतने होते हैं पर सेकेंड, इतने होते हैं पर सेकेंड, रिक्वायर्ड पर सेकेंड कह देना चाहिए था यहाँ, पर सेकेंड। तो वो हो गए, ये हो गए। अब इतने टाइम में कितने केजी यूज अप होंगे, तो पहले हम 1 सेकेंड के लिए निकालते हैं और फिर इस टाइम से तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हेडिंग डाल देते हैं इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। अब देखो ये अभी नहीं लगाते, पहले लिख लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा हमें। अल्टीमेटली क्या करना है, हमें ये देखना है कि इतने न्यूक्लियाई का मास कितना होता है। तो पहले हम कहेंगे मास ऑफ 6, जो वैल्यू दे रखी है भाई वही रखनी पड़ेगी, इंटू 10⁻23 यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई इज इक्वल टू 235 ग्राम्स। मोल कॉन्सेप्ट में यही होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। हर किसी का जो मास नंबर होता है उसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, वो उसके बराबर होता है। तो 1 मास ऑफ 1 यूरेनियम न्यूक्लियाई इक्वल टू न्यूक्लियस इक्वल टू अपॉन 6 इंटू 10⁻23। लेकिन हम तो इसके निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ 1 इंटू 10⁻18 यूरेनियम न्यूक्लियाई is equal to 235 upon 6 into 10⁻23 into 1 into 10⁻18। इसे सॉल्व करके कितना आएगा, 10⁵ डिनोमिनेटर में आएगी। बहुत छोटा नंबर आ रहा है ग्राम्स में भी और ऊपर से बहुत छोटा। तो
235 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम्स। तो ये तो था इन 1 सेकेंड। मास ऑफ यूरेनियम 235 यूज्ड इन 1 सेकेंड इक्वल टू 235/6। देखिए इसमें कोई इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा है। और अब जो गिवन टाइम दे रखा है 1000 आवर्स का। मास ऑफ यूरेनियम 235 यूज्ड की स्पेलिंग ऐसे मत समझना, गलत हो गई। इन 1000 आवर्स हैं तो यानी कि 1000 इंटू 60 सेकेंड्स इक्वल टू 235 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 6 इंटू 1000 इंटू 60 अब इसे आप खुद ही सॉल्व कर लेना। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। 6 से ये कटेगा, एक 10 बचेगा। वैसे मुझे काटना पसंद नहीं है बट 10 बचेगा। इसे 24 समझ लीजिए। 24 6 अप्रोक्सीमेटली 144 समथिंग। 144 तो आ गया। अब 10 की पावर देखनी है कितनी आएंगी। 1 2 3 4 5, 5 से 5 खत्म। जस्ट अ मिनट, मैंने 24 लिया, ये तो 240 लेना था, तो करीब करीब इतना। आप लोग ओरिजिनल कैलकुलेशन करके देखना, इतना ही आएगा बट इट इज़ इन ग्राम। तो हम वी कैन जस्ट हाइड आवर सेल्फ। और ये देख लीजिए, इसे एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन को। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसका, ये वाला पार्ट मत दिखाइए। अब राउंडिंग ऑफ क्या केजी में आंसर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1.4। अगर कोई एरर होगा वो इस प्लेस में या इस प्लेस तक होगा तो हम बच जाएंगे उससे। दैट्स ऑल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। और इसी के जैसे क्वेश्चन आएंगे। मैं कह रहा हूँ पहले इन्हीं क्वेश्चंस को जो मैंने करा रखे हैं इन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए, और इनमें आप अगर एक्सपर्ट बन जाते हैं तो जो क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।